आप लोगों के सामने ये न्यू चैप्टर शुरू होने जा रहा है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये न्यू चैप्टर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम लोगों को पढ़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये जो है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको उनके वेवलेंथ के ऑर्डर में अगर हम रख दें तो इस अरेंजमेंट को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखिए ये एक स्केल बनी हुई है। क्या बना हुआ है? एक स्केल बना हुआ है। ये वेवलेंथ लिखा हुआ है इन मीटर। स्केल में हमने इक्वल डिवीजन कर रखा है और इस पॉइंट को अगर हमने 10 के पावर -14 दिया तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 10 के पावर -13। ये हो जाएगा 10 के पावर -12। ये हो जाएगा 10 के पावर -11, 10 के पावर -10। एक गैप छोड़ दिया 10 के पावर -8। इसके बाद 10 के पावर -6, 10 के पावर -4, 10 के पावर -10 और इस तरह से करते करते हमने 10 के पावर 4 तक इक्वल पार्ट डिवीजन करते हुए हमने डिवाइड कर रखा। तो क्या देखते हैं कि इस स्पेक्ट्रम में हमारा 3 पार्ट्स है। एक पार्ट ये दिखाई दे रहा है जिसकी वैल्यू लिखी गई है क्या? 4 × 10 के पावर -7 और एक इसकी वैल्यू लिखी हुई है 8 × 10 के पावर -7। ये जो फर्स्ट पार्ट जिसको कि क्रॉस्ड एरिया के द्वारा दिखाया गया है इसको कहते हैं विजिबल। इसको क्या बोलेंगे? विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम यानी इस स्पेक्ट्रम का ये जो फर्स्ट पार्ट है वो विजिबल स्पेक्ट्रम। इसी को हम लोग विजिबल लाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजिबल लाइट। यही वो स्पेक्ट्रम का पार्ट है जो कि हमको दिखाई देता है, विजिबल लाइट। तो विजिबल स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे? विजिबल लाइट। और ये जो सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है इसको बोलते हैं इनविजिबल स्पेक्ट्रम। ये हमको दिखाई नहीं देता है, इनविजिबल स्पेक्ट्रम। और ये भी क्या है? इनविजिबल स्पेक्ट्रम। इनविजिबल स्पेक्ट्रम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उनके वेवलेंथ के ऑर्डर में रखने को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है सेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, जिनको कि सेट में तो कोई ऑर्डर होता नहीं है, मगर यहाँ जो सेट है अगर इस सेट ऑफ वेव्स को जो है उनके वेवलेंथ के ऑर्डर में रख दिया जाए तो इस सेट को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? डेफिनेशन इसका लिखिए, इट इज ए set of electromagnetic waves, electromagnetic waves. It is a set of electromagnetic waves kept, कैसे रखे गए हों? kept in the order of their wavelength or frequency frequencies।
या वेवलेंथ के ऑर्डर में रख दे या फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में रख दे, तो इस सेट को ही क्या बोलेंगे, ये हमारा स्पेक्ट्रम है। तो इस स्पेक्ट्रम में कई पार्ट्स, इन 3 पार्ट्स में कई रीजन्स दिखाई दे रहे हैं। ये एक रीजन दिखाई दे रहा है कहाँ से, 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर। इस पार्ट को क्या कहते हैं, गामा रे। यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का ये पार्ट जिसकी वेवलेंथ जो है इसके बीच में हो 10⁻⁻14 से 10⁻⁻12 मीटर के, तो उसको क्या बोलेंगे, गामा रेस। और उस वेवलेंथ, उन वेव्स को बोलेंगे जिनका वेवलेंथ जो है 10⁻⁻12 से 10⁻⁻9 मीटर के रेंज में लाई करेगा, उनको क्या बोलेंगे, एक्स रे। और जो लाई करेगा वेवलेंथ 10⁻⁻9 से 4 × 10⁻⁻7, उसको क्या बोलेंगे, अल्ट्रा वायलेट। ये U.V. लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ते हैं, अल्ट्रा वायलेट। इसके बाद इस विजिबल रीजन के राइट साइड में जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो रीजन दिखाई दे रहा है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 8 × 10⁻⁻7 से 10⁻⁻11। इस रीजन को बोलते हैं इंफ्रारेड। I.R का मतलब इंफ्रारेड। इसके बाद ये नेक्स्ट पोर्शन है, नेक्स्ट रीजन 10⁻⁻1 से 10⁻⁴, इसको बोलते हैं रेडियो वेव्स। तो ये डिफरेंट रीजन्स हैं जिसमें कि हमको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिखाई दे रही हैं। इन सब रीजन्स को आप रेंज को याद रखेंगे और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, इट इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स केप्ट इन द ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो अगर वेवलेंथ के ऑर्डर में क्या करें, वेव्स को रख दें, तो इसको ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये जो भी रेज हैं, चाहे गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, ये सब के सब क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या हैं। तो हेडिंग डालिए, इसको वीडियो को पॉज करिए, जल्द से इसको लिख लीजिए। लिख लिया, ओके। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है। नंबर 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चैप्टर का नाम भी यही है और हमारी दूसरी हेडिंग भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये क्या होती हैं, इनमें 2 वेक्टर होते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 फील्ड वेक्टर्स। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, सिंबल में इसको किससे डिनोट करेंगे, ई वेक्टर। एंड नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। B vector. It consists of 2 field vectors, electric field vector and magnetic field vector, such that
E vector and V vector are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of propagation of waves. So it consists of two field vectors, electric field vector and magnetic field vector, such that E vector and V vector are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of waves. तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका डायग्राम बनाइए। यानी जो ई वेक्टर है, वी वेक्टर, ये क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं कि अगर एक्स डायरेक्शन में वेव जो है मूव कर रही है, तो पहले डायग्राम बना लीजिए। ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। मान लिया कि वो एक्स डायरेक्शन में हमारी वेव क्या कर रही है? प्रोपोगेट कर रही है। तो इसमें दो वेक्टर होंगे। एक वेक्टर होगा जो कि वाइब्रेट करेगा एलॉन्ग वाई डायरेक्शन, और दूसरा होगा वो जेड डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। तो ये मान लिया कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है? इस डायरेक्शन में। तो इनके वाइब्रेशन से एक साइन कर्व तैयार होगा, और इस प्रकार से ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का हमने वाइब्रेशन को शो किया। तो अगर इस पॉइंट को दिखाएं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस प्रकार से ऊपर किसी टाइम पे ये वाला यहाँ पे इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हमने यहाँ शो कर दिया। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला इधर, ये वाला ऐसे, और ये यहाँ पर ऐसे, ये मैक्सिमम, फिर ये घटने लगा। तो इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड साइन कर्व के तरह कैसे घट बढ़ रहा है और पीरियडिकली हो रहा है। इसी प्रकार से ये जो इसका वाइब्रेशन है वो एक्स वाई प्लेन में है। कैसे वाइब्रेट कर रहा है? एक्स वाई प्लेन में। अब और ये जो जेड एक्सिस है, इस जेड एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा वी वाइब्रेट कर रहा है। तो अब इसके लिए ये इस वाले प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। अगर ये हमारा एक्स वाई प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर, तो इस वाले प्लेन में वो चल रहा। कैसे? यहाँ से ऐसे गया ऐसे। तो इसको मैं इस प्रकार से शो करता हूँ, ये इस प्रकार से। फिर ये तो क्या देख रहे हैं? ये इसका जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो है एक्स ओ जेड, और इसका जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या है? वाई ओ एक्स। तो किसी टाइम पर अगर इसके वाइब्रेशन वाले को शो करें, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, आपको वैसे दिख नहीं रहा होगा कि ये परपेंडिकुलर है, मगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसी तरह से यहाँ पे
ये इसका मैक्सिमम, ये किसी पर्टिकुलर टाइम पर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब इनके इक्वेशंस को लिखा जाए तो क्या होगा? तो मैथमेटिकली द इक्वेशंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड वी वेक्टर आर रिटेन एज। इसको वीडियो को पॉज करिए, जल्द से लिखिए। ओके, मैं ऊपर मिटाता हूं। अब हमको क्या लिखना है? इनका इक्वेशन लिखना है। मैथमेटिकली मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड्स ऑफ ई वेक्टर एंड वी वेक्टर। क्या लिख रहा? बी वेक्टर, क्या बोलते हैं? बी वेक्टर। ई वेक्टर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और वी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर एंड वी वेक्टर magnitudes of E vector and V vector propagating in x direction, in positive x direction are given by अगर E वेक्टर के लिए लिखें तो E वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? E इक्वल टू E0 और साइन कर्व का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, हम लोग डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पढ़ चुके हैं, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो E का इक्वेशन क्या होगा? E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ ये है हमारा E का इक्वेशन। इसी प्रकार से एंड B का इक्वेशन लिखेंगे तो B इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो ये जो वेव्स लिखी गई हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए, V वेक्टर के लिए, उसको मैथमेटिकली हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। यहाँ पर कुछ सिंबल्स आए हैं, उनका मीनिंग लिखिए कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये उस वेव का इक्वेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन है, जो कि ए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। वेयर E0 is called maximum वैल्यू और पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड ऑफ ई वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू बोला जाए या पीक वैल्यू बोला जाए या एम्पलीट्यूड बोला जाए, वही क्या है? E0। इसी प्रकार से V0 क्या है? V0 मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब यहाँ एम्पलीट्यूड ऑफ ई लिख लीजिए, क्योंकि अब वेक्टर तो हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं।
एम्पलीट्यूड ऑफ v। v क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और e क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। क्योंकि हमने बताया था वेक्टर में क्या लिखते हैं कि अगर कोई वेक्टर a है तो इसके मॉडुलस को केवल a लिखा जाता है। ये बताया जा चुका है, और नहीं जानते हैं तो आप यहाँ से समझ लीजिए। तो यहाँ जब वेक्टर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा मॉडुलस। तो E0 को क्या कहेंगे? मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू कहेंगे या एम्पलीट्यूड कहेंगे। ये 3 नेम है। पता चला कि न्यूमेरिकल में पूछ दिया कि फाइंड आउट एम्पलीट्यूड, नहीं पता। मैक्सिमम वैल्यू पता है। तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं? सेम है। अब आया हुआ है ओमेगा। ओमेगा लिखिए जल्द से। ओमेगा को कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर स्पीड। के को क्या कहते हैं? वेव नंबर। ये स्मॉल के लिखा हुआ है, इसको कहते हैं वेव नंबर। वेव नंबर। अब इनको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं? नाउ लिख लिया। नाउ ओमेगा इक्वल टू क्या जानते हैं? 2 पाई अपॉन टी। और 1 अपॉन टी को क्या जानते हैं? 1 अपॉन टी इज द फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई। और यहाँ मान लिया कि जो फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो क्या है? न्यू है। इसको क्या पढ़ते हैं? न्यू। गामा और न्यू, ये गामा है और ये क्या है? न्यू। क्या पढ़ते हैं? न्यू पढ़ते हैं, न्यू। और इसको क्या पढ़ते हैं? गामा। क्या पढ़ते हैं? गामा। ये सब ग्रीक लेटर्स हैं। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, और ये 2 पाई न्यू। एंड के इक्वल टू वेव नंबर, के इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा। यानी 1 अपॉन लेमडा में 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेव नंबर मिल जाता है। और 1 अपॉन टी में पीरियड ऑफ ऑसिलेशन में 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? ओमेगा। तो ये हो गया 2 पाई लेमडा। अब जरा इनका रेशियो निकाल के देखिए क्या आता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ फाइंड आउट द रेशियो ऑफ ओमेगा एंड के। रेशियो ऑफ ओमेगा एंड के, दैट इज 3 डिवाइडेड 4। इक्वेशन 3 में 4 को डिवाइड कर लिया है। क्या मिला? ओमेगा अपॉन के इक्वल टू, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई अपॉन 2 पाई एन। ये राइट में क्या है? 2 पाई न्यू। गलती हो रही है। 2 पाई न्यू, और ये कितना है? 2 पाई अपॉन लेमडा। तो 2 पाई से 2 पाई मर गया, और ये लेमडा कहाँ चला गया? ऊपर। न्यू लेमडा। और प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी और लेमडा को क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि हमने ये किसका लिया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का लिया है। तो ये ओमेगा अपॉन के की वैल्यू कितनी मिल गई? v को क्या कहते हैं? c। यहाँ पर लिख देंगे, सिंस स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा। यानी ओमेगा और k का रेशियो किसके इक्वल होता है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्पीड ऑफ लाइट बोल दीजिए। लाइट होती क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्पीड ऑफ लाइट इन
फ्री स्पेस। फ्री स्पेस किसको कहते हैं? फ्री स्पेस। वैक्यूम को ही क्या बोलते हैं? वैक्यूम को ही फ्री स्पेस कहते हैं। ये है फ्री स्पेस वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। तो ये एक फार्मूला याद रखिए कि स्पीड ऑफ लाइट c इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के इज द वेव नंबर। अब देखना चाहते हैं, एक एग्जाम्पल सॉल्व करना चाहते हैं। उसके पहले कुछ नोट लिख लीजिए। नोट लिखिए, पहले लिख लिया। नोट नंबर 1 लिखिए। नोट की ज़रूरत होगी तो इस नोट को यूज़ कर लीजिएगा। ये पॉकेट मनी की तरह ही होता है कि अगर हेडिंग में कहीं कुछ छूट गया तो इस नोट से आप काम चलाएंगे। इसके बारे में अगर पूछा जाता है तो आप इसका आंसर यहाँ से दे सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हम सब ने पढ़ा वो कैसे जनरेट होता है। तो यहाँ लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स are produced by accelerating charges. Accelerating charges. यानी कोई चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करता है। कैसे जनरेट होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग चार्जेस, कमा बिकॉज। क्यों होता है भैया? बिकॉज एक्सेलरेटिंग चार्ज produces time varying magnetic field. Time varying magnetic field and a time varying magnetic field. Time varying magnetic field produces time varying electric field. Time varying electric field. Time varying electric field. इसका मीनिंग क्या है कि अगर कोई एक्सेलरेटिंग चार्ज है, जब वो एक्सेलरेट करता है, ऐसा ना हो कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा हो। तो यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगा तो वो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि आपके फैराडे साहब यही कर रहे थे। वो मैग्नेट और कॉइल को मूव नहीं करा रहे थे और झल्ला करके जिस दिन उन्होंने फेंक दिया तो हमारी क्या हुई? करंट प्रोड्यूस हो गई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग चार्जेस बिकॉज एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है? क्रिएट्स प्रोड्यूसेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चार्ज एक्सेलरेट किया तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड ने किसको जनरेट कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर दिया। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट हो गया तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो गई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग
चार्जेस। तो ये नोट नंबर 1 में याद कर लीजिए। नोट नंबर 2 क्या है कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है कि ट्रांसवर्स वेव होती है। तो नोट नंबर 2 में लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब इसको शॉर्ट में भाई लिख देते हैं, ईएम वेव लिख देते हैं, आप इसको समझिएगा। ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स नेचर ये क्यों है? क्योंकि जब वेव हमारी ये चलती है इस डायरेक्शन में, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, चाहे ई वाइब्रेट करे और चाहे बी वाइब्रेट करे, दोनों ही क्या है, परपेंडिकुलर है। ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, मगर इनके प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस जो है वो अलग अलग है, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इस प्रकार से ये वाला इसके परपेंडिकुलर, ये वाला ये परपेंडिकुलर, ये आपस में तीनों के तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है वेव का, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का और ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का। तो ये तीनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो जब वाइब्रेशन जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है तो ऐसे ही वेव को तो कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। अगर वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव में के डायरेक्शन है, यानी ये इसी के डायरेक्शन में वाइब्रेट करने लगता, तो क्या कहते हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। मगर अगर ये इनके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो, ऐसे हो जाए वाइब्रेशन, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो नेचर में कैसी होती है, ट्रांसवर्स होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स नहीं होती। तो ये नोट नंबर 2 है। अब नोट नंबर 3 लिखिए। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर any material medium for their propagation, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है जब चलती हैं तो उनके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये जो सन से आती है लाइट, तो आप जानते हैं कि उसके बीच रास्ते में एयर जो है मीडियम नहीं है, फिर भी हमारे पास चलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, यानी उनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। मगर कुछ वेव्स हैं जिनको मीडियम की आवश्यकता होती है, उनको क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स विच रिक्वायर मीडियम, बगैर मीडियम के वो प्रोपोगेट नहीं होती। अब लिखिए नंबर 4। नंबर 4 में क्या लिखेंगे, एनर्जी डेंसिटी। यह हेडिंग अब अलग से डाल लीजिए, एनर्जी डेंसिटी लिखिए, नोट नंबर 4 ही लिख लीजिए, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। कि ये एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, तो ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी
पर यूनिट वॉल्यूम, वैल्यू नहीं भैया, वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी जो है, हम लोग केवल एनर्जी को तो यू से डिनोट करते हैं या ई से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए हम अगर एनर्जी को कैपिटल यू से डिनोट करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी को किस सिंबल से यूज करेंगे? स्मॉल यू से। ये क्या है? एनर्जी। और इसको क्या बोलेंगे? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल लेटर से और एनर्जी को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। यानी स्पेस में अगर यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करें जिसकी वैल्यू कितनी हो? 1 हो, तो ऐसे यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर है उस एनर्जी के वैल्यू को क्या कहेंगे? एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो अब चाहते क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, इनसे एसोसिएटेड एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी? तो इसमें आगे लिखिए, एनर्जी डेंसिटी associated with electromagnetic waves, क्या लिखेंगे? स्मॉल u इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। इसको एज ए फार्मूला याद रखेंगे। ये वाला पार्ट किसका है? दिस इज एनर्जी corresponding to E, एनर्जी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू E। और ये वाला क्या है? ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं एनर्जी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू बी। यानी मैग्नेटिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग एनर्जी डेंसिटी प्लस एनर्जी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एसोसिएटेड हमको एनर्जी डेंसिटी निकालनी हो तो इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ सिंबल्स का मीनिंग लिख लीजिए। Where symbols have their usual meaning, that is, write down where ये ओ में एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस पता हो गया क्या है? वैक्यूम को ही क्या कहते हैं? फ्री स्पेस कहते हैं। तो परमिटिविटी ऑफ
फ्री स्पेस। अब म्यू ज़ीरो को क्या कहते हैं? कुछ लोग म्यू ज़ीरो बोलते हैं, कोई म्यू नॉट बोलता है। तो म्यू ज़ीरो को क्या बोलेंगे? परमिबिलिटी। परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर परमिबिलिटी पता हो, परमिटिविटी पता हो, तो इस फार्मूले से, और ई और बी क्या है? ई को कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ई वेक्टर का है मैग्नीट्यूड, और बी को क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड ई हो, तो इस फार्मूले की मदद से हम एनर्जी डेंसिटी क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है लास्ट, एक एग्जाम्पल, प्रूव दैट। लिख लीजिए जल्दी से, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश होगा। चैप्टर बहुत ही छोटा सा था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख लिया। ओके, और 5 मिनट, इसके बाद ये चैप्टर हमारा आज फिनिश्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ ये चैप्टर हमारा आज फिनिश्ड हो गया। आज ही शुरू और आज ही खत्म। प्रूव दैट। स्पीड ऑफ लाइट। लाइट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन बाय C इक्वल टू 1/√μ0 एंड एप्सिलॉन नॉट। जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट क्या है? परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। दोबारा इसको लिख लीजिए, ये नहीं कि ये पहले वाला ही लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि प्रूव दैट स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन बाय C इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन 0 अंडररूट, और वेयर एप्सिलॉन 0 क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, μ0 परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जल्दी से इसका प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ, we know that क्या जानते हैं? 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? कौन बताएगा? 10⁹ और इसकी यूनिट अगर लिखनी हो तो ये कूलम्स लॉ से हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। किसकी यूनिट? 1/4 एप्सिलॉन नॉट की। इस फार्मूले से बाई कूलम्स लॉ हम लोग जानते हैं। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। एंड μ0/4 इसकी वैल्यू क्या जानते हैं? 10⁻⁻⁷। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये हो गया नंबर 2।
अब हमको क्या चाहिए, इक्वेशन 2 में डिवाइड कर दीजिए 1 से, तो 1 डिवाइडेड 2, 1 डिवाइडेड 2 क्या आ जाएगा, 1 में लिखा है म्यू 0/4 पाई, डिवाइड कर दिया किससे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। इधर राइट में क्या है, राइट में है 10 के पावर -7 और इसकी वैल्यू कितनी है, 10 के पावर 9। ये 4 पाई डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये उलट जाएगा, 4 पाई मल्टीप्लाई 4 पाई एप्सिलॉन 0/1, ये कितनी वैल्यू आ गई, 10 के पावर -7, 10 के पावर -7 को नीचे लेके चले जाइए तो ऊपर में क्या बचेगा 1, ये हो जाएगा 10 के पावर 9 और 7 16। तो ये 4 पाई से 4 पाई मर गया, बचा क्या, म्यू 0 एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/10 के पावर 16। अब इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू 0 एप्सिलॉन 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, ये 10 के पावर 8, कहीं छूट गया, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है, सॉरी। तो इस वैल्यू को यहाँ रख दिया, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये हो गया 9 इंटू 10 के पावर 16, और ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/9 इंटू 10 के पावर 16, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और ये 10 के पावर 8। तो क्या देखा, अगर इसको पलट देंगे तो 1/स्क्वायर रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0 इक्वल टू, अब ये पलट जाएगा तो क्या जाएगा 3 इंटू 10 के पावर 8, और ये किसकी वैल्यू होती है, स्पीड ऑफ लाइट। देयरफॉर क्या मिला, c इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। यही हमको प्रूव करना था, क्या करना था, प्रूव करना था। और इसके साथ ही आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है और ये पाठ भी समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।